27वीं आईनी तरमीम के जरिए 6-7 ऐसे बड़े नुकात हैं जिसके ऊपर जब तक एक सियासी तस्फिया ना हो जाए तो बाज़ मामलात के ऊपर तनाज़ा जो है कौमी सतह के ऊपर परेशानी का बायस बन सकता है। गो हुकूमत इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो सेम पेज की वजह से या एक हाइब्रिड मॉडल की वजह से कौमी असम्बली और सेनेट दोनों जगहों से नंबर पूरे हैं या नहीं है इस बहस में जाए बगैर। वैसे नंबर भी उनके पास कौमी असम्बली में पूरे हैं और सेनेट के अंदर 3 जो कम है वो पूरे कर लेंगे आसानी से, तो वो पास करवा लेंगे, वो उनके पास इशू नहीं आएगा। लेकिन उसके अंदर इशू यह है कि आईनी अदालत का क्याम है, आर्टिकल 243 के अंदर तरमीम है, NFC अवार्ड को रिव्यू करना है, यकसा निसाब तालीम है, पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर इकदाम है और इसी तरीके से एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेसी उसका दोबारा से आगाज़ है। किसी ज़माने में ख़त्म किया था हमने एग्जेक्टिव को और जुडिशरी को अलहदा से किया था, लेकिन अब दोबारा हम कह रहे हैं कि नहीं, एग्जेक्टिव को अंदर से दोबारा से इंगेज करना है। तो ये कुछ ऐसे मुतनाज़ा इसमें से 1-2 नुकात बन सकते हैं मुमकिन तौर पर जो कौमी सतह पर परेशानी का बायस बन सकते हैं। हो सकता है सारे नुकात ही बड़े अच्छे हों, अगर इसके ऊपर सियासी इत्तफाक राय हो जाए कि हमने कैसे आगे बढ़ना है तो फिर आप एक रास्ता निकाल लेते हैं। अगर 1 बाई 1 लेने तो आईनी अदालत के ऊपर किसी ज़माने में मोहतरमा अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, किसी ज़माने में उन्होंने इसकी तजवीज़ पेश की थी। तजवीज़ पेश करने के पीछे उस वक्त के महरक़ात ये थे कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी या रिसेंट पास में चले जाएँ तो जस्टिस बंदयाल या जस्टिस साकिब निसार जैसे जजेस सुप्रीम कोर्ट में बैठ के एक पार्टी के हक़ में फ़ैसला करते थे, दूसरी को फिक्स करते थे। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के ज़रिए पीपल्स पार्टी को कमज़ोर किया गया था, नून लीग को वो सपोर्ट करते थे और पीपल्स पार्टी की कमर तोड़ दी थी इफ्तिखार चौधरी ने। साकिब निसार आए तो साकिब निसार ने PMLN की कमर तोड़ी और PTI को तवाना किया। यही काम जस्टिस बंदयाल ने किया। तो उसको बेहतर करने के लिए मोहतरमा की ये तजवीज़ थी कि एक आईनी अदालत होनी चाहिए जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिस्प्यूट्स हैं वो वहाँ पर जाए और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है बाकी सारे मामलात के ऊपर वो फैसला करे। लेकिन अब हम उससे बहुत आगे जा चुके हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो एक आईनी बेंच बनाया गया उसके बाद कुछ मामलात ऐसे हो गए हैं, आर्टिकल 191 के अंदर भी तरमीम कर दी हुई है कि इस वक्त अदालती निज़ाम असल शक्ल में कायम रहा नहीं है। जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है उसके ऊपर कोई हर्फ नहीं होना चाहिए। जजेस की तैनाती और आईनी बेंच ये जो बनाने के अंदर भी हुकूमत ने एक जो कमेटी का तस्वुर दिया उसके ऊपर हुकूमत के हमायत याफ्ता अरकान को बरतरी हासिल हो जाती है, जिस वजह से वो अपनी डिसीजन मेकिंग के ऊपर हावी हो जाते हैं और अपनी पसंद का फ़ैसला कर लेते हैं। कोई भी आईनी मामला हो जो जिसके ऊपर बेंच तश्कील देना और वो बेंच तश्कील देने वालों में अगर अटर्नी जनरल भी बैठा हो, लॉ मिनिस्टर भी बैठा हो, वकील भी उनकी पसंद का एक अंदर बैठा हो, तो वो बरतरी जो है वो उस फैसले के ऊपर अल्टीमेटली उस बेंच की तश्कील के ऊपर असरअंदाज हो जाती है। NFC अवार्ड एक मुतनाज़ा इशू है, इसको रिव्यू आपको करना है, लेकिन इसको रिव्यू लाजमी करना पड़ेगा इसलिए कि सूबे इजाफी वसाइल लेकर बहुत खुश हैं, उनको अपने वसाइल जनरेट नहीं करने पड़ते, रिसोर्स मोबिलाइजेशन नहीं करनी पड़ती, एक्सपेंडिचर कंट्रोल के लिए भी कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती। वफाक से लगी बंदी रकम आती है और उनकी मौज लगी हुई है। कचरे के डब्बों से लेकर तमाम हाईवेज़ के ऊपर पोस्टर और तस्वीरें छापने के ऊपर अरबों रुपया खर्च कर देते हैं और ये दुरुस्त नहीं है। वफाक के पास वसाइल नहीं है, वफाक सारा पैसा जो है वो डिफेंस के लिए भी बोरो करता है और जितने कर्जे लिए हुए हैं उसके इंटरेस्ट पेमेंट्स के अंदर जो रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट पेमेंट्स में चला जाता है। तो NFC आपको रिव्यू करना है। 243 के ऊपर अगर आप हुकूमत के लोगों से पूछें तो मैं जिससे पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने जंग जीती हुई है, इंडिया को शिकस्त दी है। तो बहुत अच्छा, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के ऊपर करम किया और जिन्होंने ये जंग का प्लान किया था, इसके ऊपर मेहनत की थी, सालों साल प्रैक्टिस की थी, उन सारों को शाबाशी है जिन्होंने पाकिस्तान को फतह याब कराया और उस अल्लाह का शुक्र है जिसने पाकिस्तान को ये कामयाबी अता फरमाई कि भारत के साथ जहाज़ गिरे और उसको दुनिया में हजीमत का सामना करना पड़ा और अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को वो कामयाबी अता फरमाई। लेकिन मैं पूछता हूँ कि वो कामयाबी हुई, लेकिन ये 243 में आप क्या करेंगे? वो कहते हैं कि इससे यकसुई आएगी, एक यूनिटी पैदा होगी, किस चीज़ में, लेकिन उसकी वजाहत मुझे अभी तक नहीं, आई फेल टू अंडरस्टैंड कि इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि ये सेंसिटिव मैटर है, इसको आप ज़्यादा बहस ना करें। तो मैं इसको अपने कमेंट्स को यही तक रखूँगा। 243 में तरमीम हुकूमत करना चाहती है, क्या करना चाहती है अभी तक वो एक्सप्लेन नहीं करते, सिर्फ बताते हैं कौमी मुफाद में, इसलिए इसके ऊपर आपने बहस नहीं करनी। यकसा निसाब तालीम, अब निसाब तालीम के ऊपर पिछले 10-12 सालों से PTI ने भी इसके ऊपर काफ़ी काम किया था। उसके ऊपर मेरे कुछ बुनियादी इतराज़ात हैं, वो बेसिक एजुकेशन से लेकर ऊपर तक आ जाए। जो बच्चे हमारे आजकल सबसे मॉडर्न एजुकेशन है आपकी, जो कंप्यूटर साइंस के अंदर बच्चे पढ़ते हैं या डॉक्टर्स बनते हैं या इंजीनियर्स बनते हैं, उनको हम कंपलसरी ज़्यादा दौर की एक तरमीम है, उनको इस्लामियात भी पढ़ाते हैं, मुतालिया पाकिस्तान भी पढ़ाते हैं और अंग्रेज़ी भी पढ़ाते हैं। अंग्रेज़ी में किसी हद तक मान लेता हूँ कि आप उनको स्पोकन इंग्लिश पढ़ाएं ताकि उनको आगे एडवांस एजुकेशन में दुश्वारी ना पेश आए।
लेकिन मुतालिया पाकिस्तान और इस्लामियात जो बच्चा माँ की गोद से वो उसके अंदर हमने घोल के पिलाया हुआ है, वो निकल नहीं सकता उसके अंदर। तो उसको बजाय ये कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाएं, उसको एआर पढ़ाएं, उसको वर्चुअल रियलिटी के ऊपर पढ़ाएं, हम उसका पूरा एक जो सेमेस्टर है इन 3 मॉड्यूल्स के अंदर ज़ाया करते हैं। तो आप इसको नॉन एग्ज़ाम सब्जेक्ट्स बड़े आसानी से बना सकते हैं। हायर एजुकेशन इस रिफॉर्म्स के ऊपर काम नहीं करता। बच्चों को एक्स्ट्रा स्पेशलाइज टीचर्स चाहिए इन सब्जेक्ट्स के लिए। हर एक जिस भी आप चले जाएँ ना डिसिप्लिन में, आप लिटरेचर में चले जाएँ तो लिटरेचर के बच्चों को यहीं पे इस्लामाबाद के अंदर एयर यूनिवर्सिटी मैथ्स और स्टैट्स भी पढ़ाती है, और कुछ ऐसे चाइनीज़ लैंग्वेज भी पढ़ाती है जो इंग्लिश लिटरेचर के बच्चे हैं। और जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बच्चे नस्ट यूनिवर्सिटी, जो हमारी पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पढ़ने जाते हैं, तो उनको भी ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। 2-3 कम अज़ कम उसमें से इजाफी सब्जेक्ट्स हैं, और 2-3 हमने ये मुतालिया पाकिस्तान और इस्लामियात जैसे रखे हुए हैं। तो हमें करिकुलम रिफॉर्म की ज़रूरत है, लेकिन क्या सेंट्रलाइज करने से बेहतर होगा? तो पहले 70 सालों में हमने बेहतर क्यों नहीं किया? और सूबों को देखकर क्या बेहतर हुआ? वो भी नहीं हुआ। तो असल में हमारे रवैयों में एक बुनियादी खामी है कि हम उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट की खातिर रिफॉर्म नहीं करना चाहते, हम सिर्फ कंट्रोल की खातिर रिफॉर्म करने की बात करते हैं। तो जब तक आपकी नीयत ये नहीं हो कि हमने उसको बेहतर करना है, बेसिक एजुकेशन को भी और हायर एजुकेशन को भी, तो उसके बगैर हम बेहतरी की तरफ जा नहीं सकते। और ए लेवल जो कैम्ब्रिज का सिस्टम है, बहुत मॉडर्न एजुकेशन है। हम कहते हैं कि सबको एक सिस्टम में ले आए, तो आप ओ और ए को नीचे गिराने की बजाय जो हमारा सिस्टम है उसको अपग्रेड करें ताकि ओ और ए के बराबर हो जाए। तो वो काम नहीं हम कर रहे। तो ये काफ़ी ज़्यादा, मैं इनके जो लोग करिकुलम रिफॉर्म्स के ऊपर काम कर रहे थे, मेरा उनसे इंटरेक्शन भी हुआ माजी में। पीटीआई के दौर में इस पर वो काफ़ी काम कर रहे थे। उस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट को बहुत शौक था कि बेसिक एजुकेशन में ये एक रहना चाहिए, यकसा निसाब रहना चाहिए। मुझे एज ए मेट्रो प्रिंसिपल उससे इतफाक़ है, लेकिन अप्रोच सिर्फ यह है कि वो कंट्रोल किसका होगा, तो उससे आप रिफॉर्म नहीं कभी भी ले सकते, बेहतर नताइज कभी नहीं आते। पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर आ जाएं तो पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर भी स्टोरी से डिफरेंट नहीं है। हमारा सोशल एक्शन प्रोग्राम बनाया गया था 90s में, और उसके अंदर भी जो बुनियादी अहदाफ थे आज तक कभी हम हासिल कर ही नहीं सके, क्योंकि हम उन चीज़ों के ऊपर काम करने पे यकीन नहीं रखते जिससे एंड रिजल्ट आना है या पॉपुलेशन वेलफेयर एक्चुअली होनी है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, सैनिटेशन हो, मेल न्यूट्रिशन के इश्यूज़ हों या पॉपुलेशन कंट्रोल हो, ये पाकिस्तान का कौमी मुफाद है, ये किसी का इंडिविजुअल का नहीं है। लेकिन इसके ऊपर हमारा जो प्रोग्राम है या एक आगे बढ़ने का जो एक अमल है, उसके ऊपर हमारे पास बेहतर हिकमत अमली मौजूद नहीं है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी ये एक मुतनाज़ा इशू है। ये हुकूमतों को वो इख्तियार दे देगा जो उनके पास नहीं होना चाहिए। यही सोचकर किसी ज़माने में आज से 20-25 साल पहले ये दोनों को इख्तियारात को अलहदा किया गया था कि एक तरफ एग्जीक्यूटिव रहे और एक तरफ जुडिशरी रहे। तो अब हम दोबारा उसको मर्ज करेंगे तो उसका एंड रिज़ल्ट क्या निकलेगा?